नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान खत्म। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच कई जगहों पर भारी बवाल, फर्जी वोटिंग पर तगड़ा एक्शन। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले को आरजेडी के गुंडों ने रोका। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार हुआ तेज। पीएम मोदी ने की अररिया, भागलपुर में रैली, तो शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह की भी हुई कई जनसभाएं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा भी गरजे। नार्को टेरर फंडिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 6 ठिकानों पर रेड। साथ ही सट्टेबाजी से जुड़े केस में सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क। एसआईआर को लेकर डरी ममता बनर्जी, ले लिया यू टर्न। ममता के आवास पर पहुंचे बीएलओ, थमाया फॉर्म, तो ममता बोली फॉर्म भरने के बाद सूचित करूंगी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज पूरा हो गया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत का फैसला पहले चरण में ही होना है। वोटिंग अच्छी खासी हुई। करीब 65% का मतदान हुआ। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वोटिंग के दौरान महिलाओं ने जबरदस्त उत्साह भी दिखाया। सर, पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, कैसी रही आज की वोटिंग? जिस तरह की वोटिंग है और जो पैटर्न दिखाई पड़ा, जैसे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दिखाई पड़ रही है बिहार में। बिहार के उन क्षेत्रों में जहां 60% मतदान हो जाया करता था तो बड़ी बात मानी जाती थी, उन क्षेत्रों में भी मतदान 60% नहीं बल्कि 65% से ज्यादा हुए हैं। ये ओवरऑल माना जा रहा है, क्योंकि कुछ जिलों में मतदान और ज्यादा हुए, वोटिंग ज्यादा हुई है। लेकिन इस बीच वोटिंग से जो दिखाई पड़ा, जो सामने से अलग अलग जिलों की रिपोर्ट आई है, उससे तो लगता है कि जो महागठबंधन के नेता सोच रहे थे कि पहले फेज के चुनाव में ये एनडीए को चैलेंज देने के बदले हम उससे बढ़त ले लेंगे, वो अब नीचे गिरता दिखाई पड़ रहा है। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव की बौखलाहट सामने आ रही है, दिखाई पड़ रही है। राजद के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में तेजस्वी नहीं आए, हमारे क्षेत्र में बड़े लीडर नहीं आए, हमें फंड नहीं दिया गया, हमारे क्षेत्र में हमारे ही कार्यकर्ताओं ने कोऑपरेट नहीं किया, महागठबंधन के सहयोगी हमारे साथ नहीं। ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, दिख रहा है हताशा, और वो हार की हताशा है। आगे आगे देखिए, ये दूसरे चरण में चुनाव से पहले, ये वोटिंग से पहले ही अगले 2-3 दिनों में ये आपस में झगड़ेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते फोड़ते चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे कि इन लोगों ने वोट चोरी करवा दी, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी और इसलिए हम चुनाव हार गए। जी, तो पहले चरण में चुनाव पूरे हो चुके हैं। महागठबंधन के अरमान भी अधूरे नजर आ रहे हैं। पर आज वोटिंग के दिन कई जगहों से बवाल की भी खबरें सामने आई। लखीसराय में तो जबरदस्त हंगामा हो गया। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर आरजेडी समर्थकों ने पथराव और गोबर फेंक दिया। इसके बाद आरजेडी एमएलसी अजय सिंह से उनकी तीखी बहस भी हो गई। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। तो वहीं कहीं कहीं ग्रामीणों ने आरजेडी के खिलाफ अपना गुस्सा भी दिखाया। उधर गौराबोराम विधानसभा इलाके से पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। आरोप है कि पकड़े गए दोनों नौजवान बोगस वोटिंग कर रहे थे। साथ ही कई ऐसे बूथ हैं जहां फर्जी वोटिंग को लेकर पुलिस एक्शन में दिखी। कईयों की धरपकड़ भी हुई है। सर, अलग अलग जगहों से तो फर्जी वोटिंग की खबर सामने आई, लेकिन डिप्टी सीएम को ही टारगेट कर लिया गया। ये तो बेहद शर्मनाक है। देखिए, ये आरजेडी की बदकिस्मती है। ये राजद ने जो सोचा उसके खिलाफ चला गया। इसको क्या पता कि हमारी गुंडागर्दी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि ये मतदान तो 121 सीटों पर हुआ और
2:30-3 बजे के आसपास ये खबर सामने आ गई। उसके बाद जो 3-4 घंटे का मतदान हुआ उसमें भी इसका प्रभाव दिखा। और अगले चरण में ये जो आगे मतदान होने वाला है 11 तारीख को, उससे पहले चुनाव की रैलियों में ये डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा या सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, ये नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ नहीं रहे, लेकिन उनको भी वोट करना था पटना के अंदर। और ये सारे जो जदयू के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो लगभग 15-16 मंत्री फ्री हो चुके हैं कि अगले चरण के चुनाव की तैयारी के लिए हमें उन जिलों में तंबू टेंट गाड़कर बैठ जाना है। और अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई है पहले चरण के चुनाव के बाद कि जिस तरीके से इन लोगों ने पहले ही दिखा दिया कि हम कहीं भी उसी अंदाज में बूथ कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जैसे 90s के डिकेड में करते थे। अब तो प्रशासन भी और अलर्ट हो गई है। तो इसलिए इन्होंने जो अपना नेचर दिखाया, कैरेक्टर दिखाया है, उसका परिणाम अगले चरण के चुनाव तक दिखाई पड़ जाएगा। जी, तो पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब इंतजार दूसरे चरण की वोटिंग का है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रचार तेज हो गया है। पीएम मोदी ने आज अररिया और भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर कई बड़े नेता एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में दिखे। पीएम मोदी से लेकर एनडीए के तमाम नेता इस चुनाव के प्रचार में लगातार जंगल राज शब्द का जिक्र कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वाले जंगल राज की पाठशाला में पढ़े हैं। पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर प्रहार किया, तो वहीं अमित शाह ने कहा कि 14 नवंबर को सुबह 11 बजे तक लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साथ ही उधर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रही है। साथ ही बहन प्रियंका वाड्रा भी चुनावी मैदान में नजर आई। प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम काट दिए गए हैं। सर, अब तो सेकंड फेज की वोटिंग होनी है, क्या लग रहा है एनडीए और महागठबंधन की रणनीति क्या है अब दूसरे चरण के चुनाव को लेकर? देखिए, एनडीए की रणनीति तो स्पष्ट हो चुकी है कि इधर वोटिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंक्लूड करना है। 9 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 10 तारीख को रेस्ट है। अपने अपने बूथों पर सब मजबूती से देखेंगे कि कहां कहां कैसी स्थिति होगी, और फिर 11 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। तो इसलिए 2-3 दिनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने बड़े बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। जबकि महागठबंधन की तरफ से देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली है तो अमित शाह की भी रैली है, राजनाथ सिंह की भी रैली है। इनके पास स्टार प्रचारक बहुत सारे हैं और हर क्षेत्रों में उनके अनुसार लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे योगी आदित्यनाथ के बारे में पता है कि बिहार के हर कोने में उनके समर्थक हैं, लेकिन अगर पूर्वांचल के इलाके में बढ़ते हुए देखा जाए तो गोरखपुर से लेकर सिवान, गोपालगंज तक उनका ज्यादा इस्तेमाल सिवान, गोपालगंज, आरा, बक्सर में किया गया, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर इलाका है और वहां के लोग तो उत्तर प्रदेश के साधनों का ज्यादा उपयोग करते हैं। ये गोपालगंज से सिवान तक उन क्षेत्रों के लोग पटना आने के बदले ज्यादातर गोरखपुर और वाराणसी जाते हैं, वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, गोरखपुर के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते, बनारस के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां के लोग ये देख रहे थे योगी आदित्यनाथ यहां आकर जो बातें कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या उत्तर प्रदेश में है। तो इनके पास एक लंबी लिस्ट पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर कांग्रेस के ये 2 भाई बहन की जोड़ी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, यही 2 बड़े स्टार प्रचारक उनके लिए हैं। ये सामान्य लोगों के लिए हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए है। तो कांग्रेस को चाहिए कि अगर राहुल गांधी बिहार गए हुए हैं तो कम से कम 4-5 रैलियां करें, रोड शो करें। अगर प्रियंका वाड्रा बिहार गई हुई है तो 1-2 करके फॉर्मेलिटी करके बाहर ना आ जाए, क्योंकि आपके पास और कोई है ही नहीं जो आपके लिए वोट मांगने के योग्य भी हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जाता है बिहार में, कोई पूछता नहीं। अगर साउथ के कोई लीडर जाएगा, इनके ज्यादातर वहीं के स्टार लीडर हैं, कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए इन लोगों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है कि चलो हम कोरम पुरा देते हैं,
आगे परिणाम क्या होगा ये तो इन लोगों को भी पता है, इसलिए दोनों के बीच प्रचार से लेकर रणनीति तक में अंतर दिखाई पड़ रहा है। जी, तो बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। साथ ही चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नार्को टेरर फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क के एक बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में तड़के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह से जुड़ी बताई जा रही है। इनका नाम पहले हवाला मनी और आतंकी फंडिंग के मामलों में आ चुका है। ईडी की टीमें जम्मू के 2 और कश्मीर के 4 जगहों पर पहुंची, जहां दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। बाबू सिंह का कठुआ स्थित आवास भी सर्च का निशाना बना। साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त कर लिया। सट्टेबाजी से जुड़े केस में ईडी ने दोनों क्रिकेटर्स के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सर, आज पूरे दिन तो चर्चा बिहार चुनाव को लेकर रही, लेकिन ईडी ने अपना काम नहीं रोका। क्या क्या कार्रवाई ईडी की तरफ से हुई है? देखिए, अगर बिहार चुनाव वोटिंग नहीं हुआ होता तो इन मामलों पे लोगों को जानकारी ज्यादा होती, मीडिया का चर्चा का विषय होता। क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर अभी भी उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, ये लोग बार बार इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। ये फेडरल सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, फेडरल सिस्टम तो वही है जहां पूर्ण राज्य का दर्जा हो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के उस हिस्से को छोड़ देते हैं जहां यूनियन टेरिटरी की भी व्यवस्था की गई है। अब उनको ये जवाब है, ये रिपोर्ट्स है कि देखो, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जो पहले ही अमित शाह ने कहा था कि सारी एजेंसियों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नारकोटिक्स है वो टेरर फंडिंग का एक जरिया है, आतंकवाद को बढ़ाता है। पहले ड्रग्स लाते हैं, ड्रग्स के पैसे से वो फिर हथियार खरीदते हैं और उस हथियार का इस्तेमाल टेररिस्टों के लिए किया जाता है, आतंकियों के लिए। और यहां तक कि गैंगस्टर, जो पंजाब के अंदर गैंगस्टर हैं, उसका भी एक बड़ा फंडिंग इसी से होता है। तो इसलिए ईडी ने कार्रवाई की, नार्को डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की, और जम्मू कश्मीर में एक और नया रिपोर्ट तैयार हुआ कि देखो, ये टेरर फंडिंग का एक जरिया जो है, जब तक उसको ब्लॉक नहीं करेंगे आतंकवाद से, ये जम्मू कश्मीर को छुटकारा नहीं मिल सकता। जबकि दूसरी तरफ ईडी ने यह भी बताया कि अभी जो परिस्थितियां बदली है, जिसमें सेलिब्रिटी का इस्तेमाल, और सेलिब्रिटी पैसा कमाने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल, ऐप का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। इन लोगों का गठजोड़, जो सामान्य लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये बेटिंग ऐप जो चल रहा है, उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी आपको इनवाइट करता है, बताता है कि देखो इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो वो भी उस बेटिंग ऐप का पार्टनर है। और इसलिए इस नेटवर्क को भी तोड़ा जा रहा है। अभी रैना की बात ही नहीं है, अभी तो कुछ और कार्रवाई होगी। और इसका फायदा यह दिख रहा है कि अब उसके एडवर्टीजमेंट के लिए अगर किसी क्रिकेटर को, बॉलीवुड सेलिब्रिटी को बोला जा रहा है, तो वो नकार रहा है कि नहीं नहीं, हम इस विवाद में नहीं फंसेंगे। यही ईडी की सफलता है, मोदी सरकार की सफलता है। अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल में इन दिनों चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है, बयानबाजी भी कर रही है, और यहां तक कि सीएम ममता ने एसआईआर के विरोध में एक बड़ी रैली भी निकाली। एसआईआर पर ममता के विरोध का ही विरोध हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि एसआईआर नहीं हुआ तो लागू होगा राष्ट्रपति शासन। अब एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी का डर भी सामने आने लगा है। दरअसल खबर यह है कि चुनाव आयोग के अधिकारी एसआईआर का फॉर्म लेकर ममता बनर्जी के घर पहुंच गए। बीएलओ ने खुद ममता बनर्जी को फॉर्म थमाया, जिस पर ममता बनर्जी ने कह दिया कि इसे भरने के बाद वो उन्हें सूचित करेंगे। सर, क्या ये ममता बनर्जी का यू टर्न है? बिल्कुल। देखिए, 24 घंटे से 72 घंटे के बीच का समय है। यही ममता बनर्जी 4 तारीख को पैदल मार्च निकाल रही है। कल्याण बनर्जी चैलेंज कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र के मंत्री को, और दूसरी तरफ टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि जो भी बीएलओ आएगा उसको पेड़ में बांध दो। चुनाव आयोग के अधिकारियों को पेड़ में बांधकर पीटो, उसके पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, आगजनी कर दो, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया यहां नहीं चलेगी। ये 2 दिन के अंदर की बात है। 4 तारीख को शुरुआत होती है, ममता बनर्जी हंगामा करती है और एक बड़ा आधार मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक कंप्लेन करता है कि देखो भाई, ये ममता बनर्जी ने जो पिछले 24 जून के बाद पश्चिम बंगाल में कॉन्स्पिरेसी की है, उसमें से 3 ऐसे आधार हैं जिसको डॉक्यूमेंट्स में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
कंप्लेन पर कंप्लेन होता है। बीएलओ चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और उसके बाद ममता बनर्जी को रिपोर्ट मिलता है कि चुनाव आयोग ने माना है कि अगर बीएलओ पर हमला होता है, अगर एसआईआर की प्रक्रिया को रोका जाता है, तो पश्चिम बंगाल में शासन ममता की नहीं रहेगी। और यही डिमांड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है कि अगर एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी ऐसा कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाओ। डिमांड हम सामान्य तरीके से नहीं रखेंगे, बल्कि अगर सरकार नहीं कार्रवाई करती, चुनाव आयोग नहीं करता, तो उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो ममता बनर्जी के लिए डर पैदा कर दिया। इन्होंने अचानक से यू टर्न लिया, 80,000 बूथ लेवल एजेंट बनाओ, और ममता बनर्जी के घर पर बीएलओ अधिकारी पहुंचे। इनको तो चाहिए था कि उनको बंद करके अपने कमरे में रख ले कि नहीं नहीं हमें फॉर्म नहीं चाहिए। ये अपना फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगी और दूसरों को भड़काएंगी। ये यू टर्न ही है। डर पैदा हो गया है ममता बनर्जी को कि अगर हम सहयोग नहीं किए और सहयोग के बदले भड़काने की कोशिश किए तो हमारे हाथ से पश्चिम बंगाल छिन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।